आप सुन रहे हैं ए थियरी ऑफ जस्टिस, लेखक जॉन रॉल्स। आज हम समझने वाले हैं ए थियरी ऑफ जस्टिस, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में न्याय जस्टिस को देखने का नजरिया बदल दिया। प्रिय श्रोता, आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें समाज के सबसे मौलिक और जटिल प्रश्न से रूबरू कराती है। न्याय क्या है? ये सिर्फ कानून या सरकार का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने के तरीके, एक दूसरे से हमारे संबंधों और हमारी सबसे बुनियादी मान्यताओं का सवाल है। जॉन रॉल्स की ये थियोरी ऑफ जस्टिस 20वीं सदी के दर्शन की एक ऐसी मील का पत्थर है जिसने न्याय के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी न्याय प्रणाली की कल्पना करती है जो हम सभी को बिना किसी भेदभाव के एक समान आधार पर खड़ा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। ये एक ऐसी नैतिक यात्रा है जो हमें हमारी अपनी सहज न्याय बुद्धि पर विश्वास करना और उसे और अधिक परिष्कृत करना सिखाती है। रॉल्स की ये परियोजना ये मानकर शुरू होती है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ठीक वैसे ही जैसे सत्य विचार प्रणालियों का प्रथम गुण है। एक सिद्धांत, चाहे वह कितना भी सुंदर और किफ़ायती क्यों ना हो, यदि वह असत्य है तो उसे अस्वीकार या संशोधित कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार कानून और संस्थाएं, चाहे वे कितनी भी कुशल और सुव्यवस्थित क्यों ना हो, यदि वे अन्यायपूर्ण हैं तो उन्हें सुधारा या समाप्त किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास न्याय पर आधारित एक ऐसी अक्षुण्णता इनवायलेबिलिटी है जिसे पूरे समाज के कल्याण के नाम पर भी नकारा नहीं जा सकता। ये विचार हमें बताता है कि कुछ लोगों की स्वतंत्रता का हनन दूसरों द्वारा साझा किए गए किसी बड़े लाभ से उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक न्यायपूर्ण समाज में समान नागरिकता की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित मानी जाती हैं। न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदेबाजी या सामाजिक हितों के गणित के अधीन नहीं होते। लेकिन न्याय की यह अवधारणा इतनी सरल नहीं है। एक समाज को हम एक ऐसे सहयोगात्मक उद्यम के रूप में देख सकते हैं जहां लोग पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ काम करते हैं। यहाँ एक समानता भी है और एक विरोधाभास भी। समानता इस बात में है कि सामाजिक सहयोग सभी के लिए एक बेहतर जीवन संभव बनाता है, जो अकेले रहने पर संभव नहीं होता। विरोधाभास ये है कि लोग इस सहयोग से उत्पन्न लाभों के वितरण के प्रति उदासीन नहीं होते। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर कोई एक बड़ा हिस्सा चाहता है। इसलिए हमें ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जो इन लाभों के उचित बंटवारे को निर्धारित करें। यही सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं। वे समाज की बुनियादी संस्थाओं में अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं और सामाजिक सहयोग के लाभों और बोझों का उचित वितरण परिभाषित करते हैं। रॉल्स एक सुव्यवस्थित समाज, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहां न केवल सभी लोग न्याय के समान सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, बल्कि बुनियादी सामाजिक संस्थाएं भी इन सिद्धांतों को संतुष्ट करती हैं। ऐसे समाज में लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन न्याय की एक सार्वजनिक अवधारणा नागरिक मित्रता के बंधन स्थापित करती है और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति को सीमित करती है। रॉल्स के लिए न्याय का प्राथमिक विषय समाज की बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जिस तरह से प्रमुख सामाजिक संस्थाएं मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण करती हैं और सामाजिक सहयोग से होने वाले लाभों का बंटवारा तय करती हैं। राजनीतिक संविधान, न्यायपालिका, बाजार, निजी संपत्ति, परिवार, ये सभी इस बुनियादी संरचना का हिस्सा है। ये संरचना लोगों के जीवन की संभावनाओं को गहराई से प्रभावित करती है। लोग अलग अलग सामाजिक स्थितियों में जन्म लेते हैं और इन संस्थाओं के कारण उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत अलग अलग होती है। ये असमानताएं गहरी और व्यापक होती हैं और इन्हें किसी व्यक्ति की योग्यता या नैतिक गुणों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए न्याय के सिद्धांतों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन संरचनात्मक असमानताओं को विनियमित करना है। अब हम रॉल्स के सिद्धांत के सबसे मौलिक और रचनात्मक विचार पर आते हैं, न्याय निष्पक्षता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस। ये सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पारंपरिक अवधारणा का एक अमूर्त और सामान्यीकृत रूप है, जिसे लॉक, रूसो और कांत जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया। लेकिन रॉल्स का अनुबंध किसी विशेष सरकार में प्रवेश करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक प्रारंभिक स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन में स्वतंत्र और तर्कसंगत व्यक्तियों द्वारा किया गया एक समझौता है, जो समाज की बुनियादी संरचना के लिए न्याय के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इस प्रारंभिक स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। इस पर्दे के पीछे कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी जगह, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं, अपनी बुद्धि, ताकत, यहाँ तक कि अपने जीवन के लक्ष्यों और मनोवैज्ञानिक झुकावों के बारे में नहीं जानता। वे यह भी नहीं जानते कि वे किस पीढ़ी से हैं। उन्हें केवल इतना पता है कि वे एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सहयोग संभव और आवश्यक है और जहाँ संसाधनों की कमी है। उनके पास केवल सामान्य ज्ञान है, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ।
इस अज्ञानता के पर्दे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय के सिद्धांतों का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो। कोई भी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों का लाभ उठाकर ऐसे सिद्धांत नहीं बना सकता जो उसके अपने पक्ष में हो। चूंकि सभी एक समान स्थिति में हैं, कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सकता, इसलिए जो सिद्धांत चुने जाएंगे वे एक निष्पक्ष सौदे या समझौते का परिणाम होंगे। यही कारण है कि रॉल्स इस सिद्धांत को न्याय निष्पक्षता के रूप में कहते हैं। न्याय के सिद्धांत एक प्रारंभिक निष्पक्ष स्थिति में तय किए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस प्रारंभिक स्थिति में तर्कसंगत, परस्पर अरुचि रखने वाले, म्यूचुअली डिसइंटरेस्टेड व्यक्ति कौन से सिद्धांत चुनेंगे। रॉल्स का तर्क है कि वे दो मौलिक सिद्धांतों का चुनाव करेंगे जो एक निश्चित क्रम लेक्सिकल ऑर्डर में व्यवस्थित है। पहला सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए जो सभी के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत हो। इन बुनियादी स्वतंत्रताओं में राजनीतिक स्वतंत्रता, वोट देने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, वाक और सभा की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और शारीरिक हमले से मुक्ति, निजी संपत्ति का अधिकार और विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ द्वारा परिभाषित मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता शामिल है। यह सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा सिद्धांत अंतर का सिद्धांत। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि क उनसे सबसे कम लाभान्वित लोगों को अधिकतम लाभ हो और ख वे सभी के लिए उचित अवसर की समानता की शर्तों के तहत खुले पदों और पदों से जुड़ी हों। इन दोनों सिद्धांतों में एक सख्त क्रम है। पहला सिद्धांत स्वतंत्रता दूसरे सिद्धांत पर पूर्ण प्राथमिकता रखता है। इसका मतलब है कि बुनियादी समान स्वतंत्रताओं का उल्लंघन बड़े सामाजिक और आर्थिक लाभों के द्वारा भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर दो बुनियादी स्वतंत्रताएं आपस में टकराती हैं तो उन्हें एक व्यवस्थित प्रणाली बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है, लेकिन ये प्रणाली सभी के लिए समान होगी। आर्थिक लाभों के लिए स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जा सकता। दूसरे सिद्धांत का पहला भाग, जिसे अंतर का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है, रॉल्स के सिद्धांत की सबसे विशिष्ट और क्रांतिकारी विशेषता है। यह मानता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी न्यायसंगत हैं जब वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार करें। दूसरे शब्दों में, अमीरों का अमीर होना तभी सही है जब उनके अमीर होने से गरीबों को भी फायदा हो। यह सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक सहयोग से होने वाले लाभ का बंटवारा इस तरह हो कि हर कोई, खासकर सबसे कमजोर, उससे लाभान्वित हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए रॉल्स प्राथमिक वस्तुओं, प्राइमरी गुड्स की अवधारणा का परिचय देते हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य की परवाह किए बिना चाहता है। ये हैं अधिकार, स्वतंत्रताएं और अवसर, आय और संपत्ति, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की सामाजिक नींव। ये वे संसाधन हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन की योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। रॉल्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि न्याय के ये सिद्धांत केवल समाज की बुनियादी संरचना पर लागू होते हैं, न कि व्यक्तियों के विशिष्ट कार्यों या वस्तुओं के प्रशासनिक आवंटन पर। वे एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करते हैं जहां वितरण का परिणाम शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का परिणाम हो। जैसे एक निष्पक्ष जुए में यदि प्रक्रिया सही है तो परिणाम चाहे जो भी हो न्यायसंगत माना जाता है। उसी तरह यदि समाज की बुनियादी संस्थाएं न्याय के सिद्धांतों के अनुसार स्थापित हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला वितरण, चाहे वह कैसा भी हो, न्यायसंगत होगा। हमें हर व्यक्तिगत लेन देन या वितरण को अलग से जांचने की जरूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करना है कि पृष्ठभूमि संस्थाएं न्यायसंगत हैं। लेकिन क्या ये सिद्धांत वाकई प्रारंभिक स्थिति में चुने जाएंगे? रॉल्स का तर्क है कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे कोई भी व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वे ये गारंटी चाहेंगे कि यदि वे सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक होते हैं तब भी उनके साथ न्याय हो। अंतर का सिद्धांत यही गारंटी देता है। ये एक प्रकार का मैक्सिमम मैक्सिमम समाधान है। हम उस विकल्प को चुनते हैं जिसका सबसे बुरा परिणाम दूसरे विकल्पों के सबसे बुरे परिणामों से बेहतर हो। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, जो कुल खुशी को अधिकतम करने की बात करता है, ये गारंटी नहीं दे सकता। ये संभव है कि कुल खुशी बढ़ाने के लिए कुछ लोगों के हितों की कुर्बानी दी जाए, लेकिन अज्ञानता के पर्दे के पीछे कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगा जहां वो खुद कुर्बान हो सकता है। इसलिए वे अंतर के सिद्धांत को चुनेंगे। अब ये सिद्धांत केवल अमूर्त विचार नहीं है। रॉल्स उन्हें एक संवैधानिक लोकतंत्र के ढांचे में लागू करने के लिए एक 4 चरणीय अनुक्रम, 4 स्टेज सीक्वेंस प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ न्याय के सिद्धांतों का चुनाव होता है। संवैधानिक सम्मेलन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अब अज्ञानता का पर्दा थोड़ा हट जाता है। प्रतिनिधि अपने समाज के सामान्य तथ्यों जैसे उसकी प्राकृतिक परिस्थितियां, संसाधन, आर्थिक विकास का स्तर को जानते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत हितों को नहीं। वे एक ऐसा संविधान बनाते हैं जो पहले सिद्धांत, समान स्वतंत्रता को संतुष्ट करता है
और न्यायसंगत विधायिका की संभावना को अधिकतम करता है। यहाँ वे राजनीतिक प्रक्रिया की रूपरेखा तय करते हैं, जैसे कि बहुमत का शासन, मौलिक अधिकार आदि। विधायी चरण लेजिस्लेटिव स्टेज, अज्ञानता का पर्दा हट जाता है। अब प्रतिनिधि विधायक समाज के बारे में पूरी सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं। वे ऐसे कानून बनाते हैं जो दूसरे सिद्धांत, अंतर का सिद्धांत और उचित अवसर की समानता को संतुष्ट करते हैं। वे करों, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा आदि के बारे में नीतियां बनाते हैं। नियमों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, अंतिम चरण में अज्ञानता का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। न्यायाधीश और प्रशासक विशिष्ट मामलों में नियम को लागू करते हैं और नागरिक उनका पालन करते हैं। यहाँ सभी के पास सभी तथ्यों तक पहुंच है। ये चार चरणीय अनुक्रम ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संस्थाओं पर लागू किया जा सके। रॉल्स स्वतंत्रता की अवधारणा को भी स्पष्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है एक निश्चित संस्थागत ढांचा, एक सार्वजनिक नियम प्रणाली जो अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है। एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है जब वह कुछ करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है, और दूसरों का उसके इस कार्य में हस्तक्षेप न करने का कानूनी कर्तव्य है। रॉल्स स्वतंत्रता के मूल्य, वर्थ ऑफ लिबर्टी, और स्वतंत्रता के बीच अंतर करते हैं। सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन स्वतंत्रता का मूल्य यानी उसका उपयोग करने की क्षमता सभी के लिए समान नहीं होती। जिनके पास अधिक धन और अधिकार हैं वे अपनी स्वतंत्रता का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अंतर का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि कम से कम लाभान्वित लोगों के लिए स्वतंत्रता के इस कम मूल्य की भरपाई की जाए, ताकि वे भी अपनी स्वतंत्रता का सार्थक उपयोग कर सकें। वे अंतःकरण की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्ति नहीं जानते कि वे किस धार्मिक या नैतिक विश्वास का पालन करेंगे। इसलिए वे ऐसा सिद्धांत चुनेंगे जो सभी को अपने विश्वासों का पालन करने की समान स्वतंत्रता दे, क्योंकि वे ये जोखिम नहीं लेना चाहेंगे कि वे अल्पसंख्यक हों और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। ये तर्क असहिष्णु लोगों के प्रति सहिष्णुता के सवाल तक फैलता है। एक न्यायपूर्ण समाज में असहिष्णु लोगों को भी तब तक सहन किया जाना चाहिए जब तक कि वे स्वयं दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खतरा न बने। उनकी स्वतंत्रता को तभी सीमित किया जा सकता है जब ये स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो। राजनीतिक न्याय के तहत वे समान भागीदारी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन पर जोर देते हैं। सभी नागरिकों को संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार और राजनीतिक मामलों तक समान पहुंच शामिल है। लेकिन केवल औपचारिक अधिकार ही पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता के उचित मूल्य, फेयर वैल्यू को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि धन और संपत्ति में असमानता का राजनीतिक प्रक्रिया पर अत्यधिक प्रभाव न पड़े। इसके लिए वे चुनावों के सार्वजनिक वित्तपोषण, संपत्ति के व्यापक वितरण और अन्य उपायों पर सुझाव देते हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी स्वतंत्रता का एक अनिवार्य अंग है। रॉल्स नियमितता के रूप में न्याय, जस्टिस एज रेगुलरिटी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके तहत कानून सार्वजनिक, स्पष्ट और सबके लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। जो कर सकते हैं वही करना चाहिए। ऑट इम्प्लाइज कैन का सिद्धांत, समान मामलों में समान व्यवहार और अपराध और दंड की स्पष्ट परिभाषा, ये सब विधि के शासन के आवश्यक तत्व हैं। एक सुव्यवस्थित समाज में दंड का उद्देश्य केवल सहयोग को स्थिर करना और लोगों को एक दूसरे पर भरोसा दिलाना है, न कि प्रतिशोध। अब हम दूसरे सिद्धांत के दायरे में प्रवेश करते हैं, वितरणात्मक न्याय। रॉल्स एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो न्याय के इन सिद्धांत को संतुष्ट कर सके। वे स्पष्ट करते हैं कि न्याय निष्पक्षता के रूप में किसी विशेष आर्थिक प्रणाली, पूंजीवाद या समाजवाद के पक्ष में नहीं है। यह ऐतिहासिक परिस्थितियों और किसी देश की परंपराओं पर निर्भर करता है कि कौन सी प्रणाली इन सिद्धांतों को सबसे अच्छी तरह लागू कर सकती है। वे एक संपत्ति स्वामित्व वाले लोकतंत्र, प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी की अवधारणा पेश करते हैं, जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट से अलग है। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंत में आय का पुनर्वितरण करना है, जबकि संपत्ति स्वामित्व वाला लोकतंत्र शुरू से ही संपत्ति और पूंजी के स्वामित्व को व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास करता है, ताकि हर कोई एक स्वतंत्र और समान नागरिक के रूप में सामाजिक सहयोग में भाग ले सके। ये विरासत और उपहार करों, शिक्षा में समान अवसर और राजनीतिक स्वतंत्रता के उचित मूल्य को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। वितरणात्मक न्याय के लिए रॉल्स सरकार के 4 कार्यात्मक विभागों, ब्रांचेस की कल्पना करते हैं। आवंटन विभाग, एलोकेशन ब्रांच, ये बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है, एकाधिकार को रोकता है और कीमतों में सामाजिक लागत और लाभों को शामिल करने के लिए करों और सब्सिडी का उपयोग करता है। स्थिरीकरण विभाग, स्टेबलाइजेशन ब्रांच, यह पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करता है और आर्थिक मंदी को रोकता है। स्थानांतरण विभाग, ट्रांसफर ब्रांच, यह एक सामाजिक न्यूनतम, सोशल मिनिमम सुनिश्चित करता है, जरूरतमंदों को हस्तांतरण भुगतान जैसे नकारात्मक आयकर प्रदान करता है। इस न्यूनतम का स्तर अंतर के सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि सबसे कम लाभान्वित लोगों की दीर्घकालिक अपेक्षाएं अधिकतम हों।
वितरण विभाग डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच यह विरासत और उपहार करों के माध्यम से संपत्ति के संकेंद्रण को रोकता है और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक वस्तुओं के लिए राजस्व जुटाने के लिए कर लगाता है। रॉल्स ये भी स्वीकार करते हैं कि कुछ सार्वजनिक वस्तुएं जैसे राष्ट्रीय रक्षा ऐसी हैं जिन्हें बाजार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इनके लिए वे एक विनिमय विभाग एक्सचेंज ब्रांच का प्रस्ताव करते हैं जहां नागरिक सामूहिक रूप से ये तय कर सकते हैं कि वे किन अतिरिक्त सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च करना चाहते हैं और उनके लिए करों का भुगतान करने को तैयार हैं। यहाँ विक्सेल की सर्वसम्मति यूनानिमिटी के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। न्याय का एक और महत्वपूर्ण और कठिन आयाम है पीढ़ियों के बीच न्याय, जस्टिस बिटवीन जनरेशंस। हमारा वर्तमान बचत और निवेश भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करता है। रॉल्स का तर्क है कि प्रारंभिक स्थिति में व्यक्ति ये नहीं जानते कि वे किस पीढ़ी से हैं, इसलिए उन्हें एक ऐसा बचत सिद्धांत जस्ट सेविंग्स प्रिंसिपल चुनना होगा जो सभी पीढ़ियों के लिए न्यायसंगत हो। यह सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी को न्यायसंगत संस्थाओं को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कितना बचत करना चाहिए। एक बार जब न्यायसंगत संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं तो शुद्ध बचत शून्य हो जाती है। रॉल्स शुद्ध समय वरीयता प्योर टाइम प्रेफरेंस को अस्वीकार करते हैं। भविष्य के कल्याण को सिर्फ इसलिए कम महत्व देना क्योंकि वो भविष्य में है अन्यायपूर्ण है। प्रत्येक पीढ़ी का अपना मूल्य है और उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। इसके बाद रॉल्स व्यक्तियों पर लागू होने वाले सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कर्तव्य नेचुरल ड्यूटीज और दायित्व ऑब्लिगेशंस। प्राकृतिक कर्तव्य जैसे कि दूसरों की मदद करने का कर्तव्य, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्य, और न्याय का कर्तव्य न्यायसंगत संस्थाओं का समर्थन और पालन करना हम पर बिना किसी स्वैच्छिक कार्य के लागू होते हैं। वे सार्वभौमिक हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरी ओर दायित्व निष्पक्षता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस से उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जब हम स्वेच्छा से एक न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहकारी व्यवस्था के लाभों को स्वीकार करते हैं तो हम उस व्यवस्था के नियमों के अनुसार अपना हिस्सा निभाने के लिए बाध्य होते हैं। वादे निभाने का कर्तव्य फिडेलिटी इसी सिद्धांत का एक विशेष मामला है। वादा करना एक सामाजिक प्रथा है और जब हम इस न्यायसंगत प्रथा का उपयोग करते हैं तो हम दूसरों के प्रति दायित्व ग्रहण करते हैं। रॉल्स ये भी सवाल उठाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज में हमें एक अन्यायपूर्ण कानून का पालन क्यों करना चाहिए। उनका तर्क है कि जब समाज मोटे तौर पर न्यायपूर्ण नियरली जस्ट हो तो हमारा न्याय के प्रति प्राकृतिक कर्तव्य हमें एक न्यायपूर्ण संविधान का समर्थन करने के लिए बाध्य करता है। और चूंकि बहुमत का शासन मेजॉरिटी रूल एक न्यायपूर्ण संविधान का एक आवश्यक हिस्सा है, इसलिए हमें बहुमत द्वारा पारित कानूनों का पालन करना चाहिए, भले ही वे कभी कभी अन्यायपूर्ण हो, जब तक कि वे अन्याय की एक निश्चित सीमा को पार न कर दें। यह सीमा तब पार होती है जब अल्पसंख्यकों की बुनियादी स्वतंत्रताओं का लगातार उल्लंघन किया जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिक अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का सहारा लिया जा सकता है। रॉल्स नागरिक अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस को एक सार्वजनिक, अहिंसक, विवेकपूर्ण और राजनीतिक कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो कानून के विपरीत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकार की किसी नीति या कानून में परिवर्तन लाना होता है। ये बहुमत की न्याय की भावना से की गई एक अपील है। यह कानून के प्रति निष्ठा की सीमा पर किया गया एक कार्य है, इसलिए यह सार्वजनिक और अहिंसक होता है और दंड स्वीकार करने की तत्परता दर्शाता है। नागरिक अवज्ञा तब उचित है जब एक यह स्पष्ट और गंभीर अन्याय के खिलाफ हो, खासकर पहले सिद्धांत समान स्वतंत्रता का उल्लंघन, दो सामान्य राजनीतिक अपीलें विफल हो चुकी हों, और तीन ये अन्य अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों के प्रयोग में बाधा न डालता हो। नागरिक अवज्ञा एक संवैधानिक प्रणाली को स्थिर करने और न्याय को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके विपरीत विवेकपूर्ण इनकार, कॉन्शियंशियस रिफ्यूजल, एक प्रत्यक्ष कानूनी आदेश या प्रशासनिक निर्देश का पालन न करना है। ये बहुमत की न्याय भावना से की गई अपील नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत नैतिक या धार्मिक आपत्ति है, जैसे कि युद्ध में भाग लेने से इनकार करना। रॉल्स के सिद्धांत की नींव अच्छाई की अवधारणा थियरी ऑफ द गुड है। वे अच्छाई की दो तरह की अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं, एक पतली सिद्धांत थिन थियरी और एक पूर्ण सिद्धांत फुल थियरी। पतली सिद्धांत का उपयोग प्रारंभिक स्थिति में प्राथमिक वस्तुओं को परिभाषित करने और यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि तर्कसंगत व्यक्ति उन्हें क्यों चाहेंगे। यह अच्छाई को एक तर्कसंगत जीवन योजना, रैशनल प्लान ऑफ लाइफ की सफलता के रूप में परिभाषित करता है। एक व्यक्ति का अच्छा वह है जो उसके लिए सबसे तर्कसंगत दीर्घकालिक योजना है, जिसे वह पूरी जानकारी और सावधानीपूर्वक विचार के बाद चुनेगा। इस योजना को चुनने के लिए हम तर्कसंगत विकल्प के कुछ सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्रभावी साधनों का सिद्धांत, समावेशिता का सिद्धांत जो अधिक व्यापक लक्ष्यों वाली योजना को प्राथमिकता देता है, और अधिक संभावना का सिद्धांत। इसके अलावा रॉल्स अरस्तु सिद्धांत एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल प्रस्तुत करते हैं, जो कहता है कि मनुष्य अपनी विकसित क्षमताओं का प्रयोग करने का आनंद लेते हैं, और यह आनंद क्षमता जितनी अधिक विकसित और जटिल होती है
उतना ही बढ़ता है। ये सिद्धांत बताता है कि हम उन गतिविधियों को क्यों पसंद करते हैं जो हमारी क्षमताओं को चुनौती देती हैं। ये आत्मसम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी क्षमताओं का विकास और उनकी सार्वजनिक प्रशंसा हमें अपने मूल्य का एहसास दिलाती है। पूर्ण सिद्धांत न्याय के सिद्धांतों को पहले से मानकर अच्छाई की अवधारणा को नैतिक मूल्य, मॉरल वर्थ और अन्य नैतिक अवधारणाओं पर लागू करता है। एक अच्छा व्यक्ति वह है जिसमें वे व्यापक गुण, ब्रॉडली बेस्ड प्रॉपर्टीज हों, जिन्हें एक सुव्यवस्थित समाज के सदस्य एक दूसरे में देखना चाहेंगे। मौलिक नैतिक गुण जैसे कि न्याय की भावना निस्संदेह ऐसे ही गुण हैं। इस प्रकार न्याय के सिद्धांत नैतिक अच्छाई की हमारी समझ को भी आकार देते हैं। अंत में रॉल्स यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या न्याय की भावना, सेंस ऑफ जस्टिस रखना स्वयं में एक अच्छाई है? एक सुव्यवस्थित समाज में जहां न्याय के सिद्धांत सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, न्याय की भावना रखना न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं उस व्यक्ति के लिए भी एक अच्छाई है। ये हमें आत्मसम्मान देता है, हमें दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने की अनुमति देता है और हमें एक ऐसे समाज का हिस्सा बनाता है जहां सहयोग और पारस्परिक सम्मान का राज है। रॉल्स इसे सहमति कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, न्याय और अच्छाई का मेल। रॉल्स का सिद्धांत हमें एक ऐसे समाज का सपना दिखाता है जहां न्याय केवल एक अमूर्त आदर्श नहीं है बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। ये एक ऐसा समाज है जहां स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, जहां असमानताएं केवल तभी सहन की जाती हैं जब वे सबसे कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद हों, और जहां हर व्यक्ति अपनी न्याय की भावना के द्वारा इस न्यायपूर्ण ढांचे को बनाए रखने में योगदान देता है। यह एक ऐसा समाज है जहां हम एक दूसरे को केवल साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में देखते हैं, और जहां हमारी व्यक्तिगत सफलता दूसरों की भलाई से जुड़ी होती है। ये किताब हमें केवल एक सिद्धांत नहीं देती बल्कि एक नैतिक दृष्टिकोण भी देती है। ये हमें हमारे अपने न्यायबोध पर विश्वास करने और उसे और अधिक परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल एक राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने के तरीके, हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों और हमारी सबसे गहरी मानवीय आकांक्षाओं का मामला है। रॉल्स का ए थ्योरी ऑफ जस्टिस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने समाज और स्वयं को देख सकते हैं और एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।